Vijay Shekhar Sharma. Vijay Shekhar Sharma. Vijay Shekhar Sharma, Managing Director and CEO at Paytm. What's the way ahead? We're joined by Bhavish Agarwal. Bhavish Agarwal, the CEO of Ola. Founder and CEO Baiju Ravindran. Baiju Ravindran, one of India's game changers. Founder and Chief Executive Officer of OYO, Ritesh Agarwal. Ritesh Agarwal. Ritesh Agarwal हाल ही में बड़ी फंडिंग को लेकर के चर्चा में है। कुछ ही टाइम पहले की बात है, ये चारों फाउंडर्स का नाम न्यूज में छाया रहता था। विजय शेखर शर्मा, ऑनलाइन पेमेंट्स और मेगा आईपीओ के बादशाह, पूरा देश पेटीएम ही तो कर रहा था। बाइजू रविंद्रन, एडटेक के सरताज, $22 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ देश का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स की कॉन्सेप्ट जो यंग इंडिया को बहुत पसंद आया, वो इन्हीं का था। दुनिया भर में ओयो छा रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। भाविश, इंडिया के एलॉन मस्क, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मार्केट में आग लगा दी, आग। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? अरे एडिटर, इस दोगले को तुम कहां से ले आए? वैसे सुर्खियों में तो ये फाउंडर भाई साहब भी रहते थे। भारत पे के को फाउंडर स्टार्टअप्स की दुनिया को ज्ञान यही देते थे। फिर फ्रॉड का केस चलाया गया इन पर और इनकी धर्मपत्नी पर। जब ज्यादा ही केस आगे बढ़ गया तो चुपचाप सेटलमेंट कर साइड हो गए। आजकल सलमान खान के सामने बिग बॉस में जलील होते हुए नजर आते हैं इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टअप फाउंडर्स। अश्नीर ही नहीं, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम बैंक में झोल होता है, आरबीआई बैंक बंद कर देती है, बड़ा झटका लगता है। बाइजू रविंद्रन, कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर खड़ी हुई है, इंडिया वापस तक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाविश अग्रवाल, कभी कुणाल कामरा के साथ सोशल मीडिया पर लड़ाई कर रहे हैं, कभी कंपटीशन कमीशन को मिसगाइड कर रहे हैं ओला के सर्विस इश्यूज को लेकर। ये सब अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के सरताज और बादशाह हुआ करते थे, लेकिन आज इनका बैंड बाजा बज रहा है अपनी ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी हेकड़ी की वजह से। इन लोगों में ओयो के रितेश अग्रवाल का नाम भी शामिल हो सकता था, लेकिन समय रहते इनके साथ कुछ हुआ जो दूसरों के साथ नहीं हुआ। इनकी अकल ठिकाने आ गई और ये ओयो को बचाने में लग गए। सारी प्रॉब्लम गई तो नहीं है, लेकिन दूसरों के हालत से अभी ओयो की हालत बेहतर है। विजय शेखर शर्मा, बाइजू, भाविश, अश्नीर, इन सब से स्टार्टअप इंडस्ट्री को एक सीख लेनी चाहिए कि बिजनेस में क्या ना करे, फाउंडर क्या ना करे। और शायद रितेश अग्रवाल ओयो को अगर पूरी तरीके से बचा पाते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि मुश्किल चाहे जितना भी एक प्रॉब्लम हो, अगर फाउंडर ईगो को साइड में रखकर काम पर लग जाए तो अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। और अभी हमारी इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना कुछ अच्छे न्यूज की दरकार है। डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। अबे एडिटर रेड पड़वाएगा। कोविड काल में ओयो की $10 बिलियन वैल्यूएशन की धज्जियां उड़ गई, बिजनेस हो गया ठप। बहुतों ने तो कंपनी का खत्म, टाटा गुड बाय लिख दिया था, लेकिन फिर ओयो ने वो किया जिसे बहुत सारे एनालिस्ट आज कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज ओयो 2 बार होल्ड करने के बाद आईपीओ का पक्का प्लान बना रहा है। कंपनी फाइनली प्रॉफिट दिखा रही है। रितेश अग्रवाल ने खुद अपने पैसे भी लगाए हैं ओयो में अपना स्टेक बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ यूएस बेस्ड हॉस्पिटैलिटी चेन मोटेल 6 और स्टूडियो 6 को भी अक्वायर किया गया है कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनली। लेकिन क्या सच में ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है या कॉस्ट कटिंग और फाइनेंशियल जगलरी का नतीजा है? अगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के एक लेख को देखें तो इसमें अभी भी बहुत सवाल हैं ओयो को लेकर। इस साल मार्च में ओयो का इंप्लॉय कॉस्ट था 531 करोड़ रुपीस, और उससे एक साल पहले यही आंकड़ा था 875 करोड़ रुपीस। तो कॉस्ट कटिंग तो बहुत जोर शोर से हुई है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ कोविड के बाद दुनिया में जब रिवेंज ट्रैवलिंग बढ़ के हुआ है, लेकिन इंडिया, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहां जहां ओयो है वहां बिजनेस अभी भी बहुत टफ है उनका। शार्क टैंक पर नए बिजनेसमैन को सलाह देना तो ठीक है, लेकिन ओयो की रेवेन्यू अपने आप खुद फ्रॉम ऑपरेशंस एक्चुअली घटी है। 5,388 करोड़ इन मार्च 2024 वर्सेस 5,463 करोड़ इन मार्च 2023। इसीलिए ओयो अब क्या करता है, उसके आईपीओ को मार्केट कैसे देखती है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ओयो के फ्यूचर को जानने के लिए रितेश अग्रवाल का पास्ट जानना काफी जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग पास्ट है इस बंदे का, उस पर अभी हम आते हैं देशभक्त पर। उससे पहले अगर आप आईपीओ के पहले अगर आपको ओयो, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, चेन्नई सुपर किंग्स, केयर हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कंपनीज के अनलिस्टेड शेयर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो, और वो भी बिना किसी हाई कमीशन या फीस के, तो इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म आपकी इसमें मदद कर सकता है। इनक्रेड मनी आज के एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं और इनके प्लेटफॉर्म से आप अनलिस्टेड कंपनीज में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स तो आप 1 शेयर तक खरीद सकते हो।
नो फीस नो कमीशन। ये बेस्ट पार्ट है इनक्रेड मनी के बारे में कि यहां आपका पैसा ऐसे ही जाया नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे तो फुल्ली सेफ है। हर शेयर का अलग सेटलमेंट टाइम होता है और आपको अपने डीमैट में दिख जाएगा। आपके क्वेश्चंस क्वेरीज का जवाब देने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम भी अवेलेबल है। आप उनके साथ कॉल ब्लॉक भी कर सकते हो। इनक्रेड मनी के थ्रू अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना अब एकदम सिंपल कर देता है ये प्लेटफॉर्म। दिखाता हूं कैसे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप लिंक को क्लिक करिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन में जाकर अनलिस्टेड शेयर्स पर क्लिक करिए। शेयर सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, कैसे आप प्राइस, मार्केट कैप वगैरह जिसमें आप इंटरेस्टेड हो शेयर में। बैंक अकाउंट और डीमैट डिटेल्स भरिए, और आखिरी में जब आप इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करेंगे तो आप अपना एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम अपने रिस्पेक्टिव स्टॉक के एसेट पेज पर आप चेक कर सकते हो। आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर आपको बाय द वे 0.25% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन द स्टॉक यू बाय, और उसके साथ साथ 200 रुपए का Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। सो सिंपल है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी ऑफ रितेश अग्रवाल। ओयो की कहानी वैसे काफी सिंपल है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस का आइडिया कहां से आता है। अर्ली 1990s उड़ीसा के कटक शहर में, जहां रितेश अग्रवाल जब अपने स्कूल में बाकी बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेट करते देखते हैं तो उन्हें भी कंप्यूटर यूज करने की इच्छा होती है, पर टीचर उनसे कहते हैं कि ये तो उनके एज के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है। पर रितेश नहीं मानते हैं, काफी रिक्वेस्ट करते हैं, तब उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करने दिया जाता है और तब उनके लिए एक नई दुनिया सी मानो खुल जाती है। बचपन से ही उनकी रुचि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थी। स्कूल में जब टीचर पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो स्टैंडर्ड जवाब इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, सुना है एंटरप्रेन्योरशिप का जवाब आता था। वैसे इंजीनियर बनना इनके किस्मत में भी नहीं लिखा था। रितेश लाखों बच्चों की तरह कोटा भी गए थे, लेकिन रैट रेस उन्हें समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, छोड़ छाड़ कर दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अपना खर्चा चलाने के लिए रितेश को एयरटेल में सिम कार्ड्स भी बेचना पड़ा। वहां जब वो सिम बेचने जाते थे तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग दुकान पर एयरटेल का एक साइनेज भी लगा देते थे। ये आइडिया आगे जाकर उनके लिए काफी काम आता है। रितेश का मन कॉलेज की पढ़ाई में लगता भी नहीं था, और इसी बीच में रितेश एक किताब भी लिख डालते हैं, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज। इस समय वो सिर्फ 17 साल के थे। रितेश के दिमाग में स्टार्टअप का भूत पहले से ही सवार था, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपने रूम से भी बाहर निकाल दिया गया। सड़कों पर घूमते घूमते रितेश को पहली बार अफोर्डेबल होटल्स का एक आइडिया आया। इसे करीब से समझने के लिए रितेश कई सस्ते होटल्स में रहने लगे। उनके पास इसके लिए पैसे भी नहीं होते थे। वो होटल्स को मेल किया करते थे, डिस्काउंट मांगा करते थे। कुछ होटल्स डिस्काउंट देते थे, कुछ होटल्स नहीं भी देते थे, लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने होटल इंडस्ट्री के सर्विस सेक्टर में एक काफी बड़ा गैप ढूंढ निकाला। रितेश ने देखा कि कई होटल्स में रिसेप्शन पर कोई रहता भी नहीं है, जिससे कस्टमर्स को काफी दिक्कत होती है। हाइजीन का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, जहां ये सारी चीजें सेट थी, वहां होटल्स काफी कॉस्टली हुआ करते थे। रितेश ने सोचा कि अगर सर्विस को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दें और साथ ही साथ बजट भी मेंटेन करें तो एक बहुत बड़ा गैप फिल हो जाएगा मार्केट में। 18 साल की उम्र में 2012 में रितेश अग्रवाल ने बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन के लिए ओरावल स्टेज बनाया कंपनी। इस पर वेंचर नर्सरी नाम के एक बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम की नजर पड़ती है और उसने रितेश को सीड फंडिंग प्रोवाइड कर दी। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए रितेश को और भी फंड्स की फिर जरूरत पड़ी। इसके लिए उन्होंने पेपैल के को-फाउंडर पीटर थियल को फेलोशिप के लिए कांटेक्ट किया। रितेश के पास इसके सारे, जिस फेलोशिप के सारे प्री रिक्विजिट्स थे, और इसीलिए इंडिया से सिर्फ इकलौते वो चुने गए इस $1,00,000 के फेलोशिप के लिए। इसके बाद रितेश ने ओरावल स्टेज, जो कि एयरबीएनबी का एक रेप्लिका मॉडल था, उसे छोड़ दिया, उसे बंद कर दिया और स्टार्ट किया ओयो, जो कि एक्रोनिम है ऑन योर ओन का। यह दिखाता है कि बहुत सारे फाउंडर्स की तरह वो एक आइडिया पर चिपकते नहीं है, उसी के साथ लड़ मरते नहीं है, एडेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। जहां ओरावल स्टेज एक एयरबीएनबी का कॉपी था, ओयो एक एग्रीगेटर था बजट होटल्स का। इसी बीच रितेश को लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स LSVP से 4 करोड़ और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स सिंगापुर से 14 करोड़ की फंडिंग मिली। नेट ये समझिए 20 साल की उम्र होते होते रितेश को फंडिंग मिल रही थी सिक्वोया कैपिटल जैसे बड़े बड़े वेंचर फंड से एट अ वैल्यूएशन ऑफ $60 मिलियन फॉर ओयो। 20 साल की उम्र में
हम तो कैंटीन में समोसा खा रहे थे और टेबल बजा रहे थे। ओयो का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था एट अ फंडामेंटल लेवल। किसी भी एलिजिबल होटल के साथ आप एक ब्रांडिंग एग्रीमेंट करते हो। इस ब्रांडिंग एग्रीमेंट के बाद ओयो उस होटल के स्टाफ को ट्रेन करेगा, उस होटल का एक मेकओवर करेगा, साथ ही साथ होटल ओयो के ऐप के साथ इनेबल हो जाएगा, मतलब बुकिंग्स अलाउ करने लगेंगे। अब ये होटल एक तरीके से ओयो का फ्रेंचाइजी बन जाता है। इसके बाद होटल को जो रेवेन्यू आता है उसमें से 20% ओयो के पास चला जाएगा, 80% होटल ओनर के पास रहेगा। रितेश ने टेक्नोलॉजी के मदद से नए होटल के एक्विजिशन टाइम को काफी कम कर दिया और सिर्फ 3 दिन में वो किसी भी नए होटल को अपने फ्रेंचाइज में शामिल कर लेते थे। अब बजट होटल्स को एक ब्रांड मिल गया क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें एक आइडेंटिटी मिल गया और उसी के साथ साथ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही थी तो उनकी बुकिंग्स बढ़ने लगी, तो उनके लिए भी मुनाफा। तो एक तरफ से देखिए तो मॉडल सबके लिए विन विन था। अरे सस्ते में लोगों को बुकिंग भी मिल रही थी, होटल ओनर भी खुश है, ओयो को भी पैसे मिल रहे हैं, इन्वेस्टर भी बहुत खुश। तो ये मॉडल फिर एक्सपैंड करने लगा। ओयो टाउन हाउस, ओयो सिल्वर पीक, ओयो होम लक्स, ओयो होम्स, सारे जो सब कंपनीज थे बेसिकली रितेश हॉस्पिटैलिटी के सारे सेगमेंट्स को टच करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग सब ब्रांड से। ओयो इंटरनेशनल मार्केट को भी फिर टच करने लगा। इस एग्रेसिव एक्सपेंशन के वजह से गलतियां फिर होने लगी। ओयो पर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सबसे पहले नजर पड़ती है 2018 में, जब उन्हें पता लगा कि ओयो कई इलीगल अपार्टमेंट्स, रूम्स, यहां तक कि चॉल को भी मेकओवर करके उन्हें एंडोर्स कर रही है और लोगों को वहां भेजा जा रहा है। उस वक्त इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट गुरबख्श सिंह कोहली का कहना था कि गेस्ट को मिसलीड किया जा रहा है और यह इंडियन होटल इंडस्ट्री के इमेज को खराब कर रहा है, गेस्ट को सीरियस हाइजीन इश्यूज हो सकता है। हालांकि गलती कंप्लीटली ओयो की नहीं थी, इसके साथ साथ यही काम मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो जैसे बड़े प्लेयर्स भी इसमें शामिल थे, उनके अगेंस्ट भी आवाज उठने लगी। ओयो की लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है 2019 में। ओयो के लिए सबसे बड़े और प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स थे बजट होटल्स, जिनकी रीब्रांडिंग करके ओयो अपना रेवेन्यू शेयर कमा रही थी। पर ओयो पर एलिगेशंस लगने लगे कि वो मिसमैनेजमेंट कर रही है, पेमेंट्स टाइम से नहीं दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है इन छोटे छोटे होटल्स के साथ। ध्यान रहे, ओयो मैनेजमेंट को ठीक करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैंडर्डाइज करने का, होटल्स को इंप्रूव करने का वायदा करते आई है। लेकिन 2019 में जब लोगों को समझ में आया कि ये वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पूरे देश भर में 47 बजट होटल्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, होटल एसोसिएशन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ओयो के खिलाफ जंग छेड़ दी। पेमेंट्स और हिडन चार्जेस से परेशान होकर होटल्स ने बुकिंग्स लेना ओयो के थ्रू बंद कर दिया। नवंबर 2019 इंडिया में 500 से भी ज्यादा होटल्स ने ओयो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। पर फिर कई होटल्स की प्रॉब्लम्स तब भी सॉल्व नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, बैंगलोर के श्रीनिधि रेजिडेंसी के ओनर शंकर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 2 महीने बाद भी कंपनी की इन्वेंट्री दिखा रही है, ओयो दिखा रही है कि ये होटल में हम बुकिंग ले रहे हैं। इसी के साथ साथ ओयो ने इनके 10 लाख रुपए भी होल्ड करके रखे थे। दूसरे कंपनीज ने भी एलिगेशन लगाया। रितेश अग्रवाल ने उस समय सारे एलिगेशंस को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि उनको सिर्फ एक्सपेंशन की लगी हुई थी उस समय। लेकिन एक तरफ इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चलो मान लिया, लेकिन उधर यूएस में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जून 2019 में जब रितेश ने यूएस के 35 सिटीज में ओयो के रैपिड एक्सपेंशन को स्टार्ट किया, तो शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि अफोर्डेबल हॉस्पिटैलिटी का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है। यूएस में भी कई ओयो पार्टनर्स ने इश्यूज रेज करने शुरू कर दिया कि सस्ता होने के कारण होटल्स में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, ड्रगीज आ रहे हैं, बच्चे पार्टीज थ्रो कर रहे हैं होटल्स बुक करके। इसके अलावा खराब सॉफ्टवेयर, मिस्ड पेमेंट्स जैसे कई प्रॉब्लम भी ओयो को परेशानी में बार बार डाल रहा था। लेकिन रितेश अग्रवाल की सबसे बड़ी परेशानी अब आती है उनके सामने जब दुनिया भर में भयंकर कोविड आता है। कोविड का जो प्रकोप है, सबसे भयंकर इंपैक्ट टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगता है। ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, ओयो को भी यह काम करना पड़ता है। रितेश ने कई इंप्लॉइज को टेम्पररी लीव पर भेजा, फिर ओयो ने करीब 60% इंप्लॉइज को 4 मंथ्स के लिए लिमिटेड बेनिफिट्स के साथ लीव पर भेजा। इन सभी इंप्लॉइज को मई जून में अपनी फिक्स सैलरी का 30% मिला और जुलाई अगस्त में कुछ भी नहीं मिला। साथ ही साथ पूरी आजादी दी गई इन लोगों को कंपनी छोड़ने के लिए बिना किसी नोटिस पीरियड। ओयो ने एक्सपैंड किया था, न लेफ्ट देखा था न राइट देखा था, तो कोई प्लान भी उनके पास था तो नहीं। अब बस प्लान था ग्रो करो, कुछ भी कॉस्ट पर बस ग्रो करो।
ओयो के एक्सपेंशन में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, चाइना से आती है। चाइना में ओयो अपने वेंचर का नाम ओयो जोदियान रखता है। जोदियान मतलब चाइनीज इन होटल। और अपने प्रेस रिलीज में ओयो में अपने सीईओ का अनाउंसमेंट किया जाता है विद द नेम ली टेक्साई, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ ओयो। जानते हैं ये ली कौन है? खुद रितेश अग्रवाल है, जिन्होंने चाइनीज सूडोनेम का इस्तेमाल किया वहां के कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, रितेश मैंडरिन भी सीखने लगे। अब उन्हें चाइना से ऐसा कोई खास प्यार नहीं हो गया है, बस बिजनेस के खातिर ये सब करना पड़ता है। जैसा आजकल भी आप देखोगे ओयो माने रितेश ओयो के सारे जो रिलीजियस टूरिज्म में जो अपने होटल्स हैं, अपने जो स्टेज हैं, उन्हें प्रमोट करते नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। नाम बदलने में तो रितेश स्टार्टअप की दुनिया में योगी आदित्यनाथ निकले, पर सिर्फ नाम बदलने से क्या काम होता है? ओयो का एक्सपेंशन चाइनीज मार्केट में काफी तेजी से हो रहा था। ओयो का एक नया होटल साइन अप करने का टाइम अब सिर्फ 3 घंटे रह गया था। पहले 3 दिन हुआ करता था, 3 घंटे में उन लोग होटल साइन अप कर रहे थे। ओयो की स्टाफ स्ट्रेंथ चाइना में 10,000 तक पहुंच गई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोविड का जब बुलडोजर चला तब सबसे जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा चाइना पर, और ओयो का स्टाफ स्ट्रेंथ 10,000 से घटकर 1,500 हो गया। धीरे धीरे चाइना में ओयो का बिजनेस गिरने लगा और रितेश को समझ में आ गया कि अंधाधुंध एक्सपेंशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपने बार बार यह सुना होगा एग्रेसिव एक्सपेंशन, जहां स्टार्टअप की दुनिया में एग्रेसिव एक्सपेंशन आ जाता है। इसका हाल फिलहाल में आपने एक और एग्जांपल देखा बायजूस का। ओला ने भी इसी एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया था। स्कूटर लॉन्च कर दिया, सर्विसिंग गया भांड में, और अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही प्रॉब्लम बढ़ती है ओयो में भी। पर क्या इसके लिए क्या सिर्फ रितेश रिस्पॉन्सिबल थे? शायद नहीं। इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स रीजन है। ओयो के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे सॉफ्ट बैंक, जिसकी कंपनी में करीबन 45% ओनरशिप है। सॉफ्ट बैंक ने अपने विजन फंड से करीब $2 बिलियन ओयो में इन्वेस्ट किया था, उसे और पुश किया था कि तुम फैलो, एक्सपैंड करो। इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सीईओ मासायोशी सोन। उनका विजन था, और उनका विजन कितना अनरियलिस्टिक था इसका आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि ओयो का जब जापान मार्केट में एंट्री हुआ तो टारगेट था कि वो 10 लाख रूम मैनेज करेंगे, पर हुआ कितना एक्चुअल मैनेजमेंट? 7,500 रूम्स। तो कभी कभी दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स, बेस्ट विजनरीज भी गलत हो सकते हैं, वो भी जादूगर नहीं हैं। इस रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन के वजह से ओयो का लॉस तो माउंटिंग ही होता रहा। पैसे वो उतना कमा नहीं रही थी, रिटर्न्स मिल नहीं रहा था। नतीजा, सॉफ्ट बैंक को पिछले 14 साल में पहली बार क्वार्टरली लॉस दिखाना पड़ा। इन सभी घटनाओं के बाद ओयो का रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। मार्केट गिरने लगा, फुटफॉल गिरने लगा रितेश का, लेकिन मॉरल नहीं गिरा। यहां रितेश ने दूसरे यूनिकॉर्न फाउंडर्स से कुछ अलग किया। रोना धोना, दूसरों को ब्लेम करना, सिस्टम ही खराब है, यह सब नहीं बोला, काम पर लग गए। कोविड को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया गया। होटल डाउन टाइम को इस्तेमाल किया गया कोर्स करेक्शन करने के लिए। रितेश अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ओयो मास्टर क्लासेस लेने लगे और ओयो के विजन को एक्सप्लेन करने लगे पर्सनली। रितेश ने इस बीच कई एप्स भी लॉन्च किए। यो चैटबॉट, टैरिफ मैनेजर टूल, कस्टमर एक्विजिशन प्रोग्राम। 2020 में रितेश ने अपने एम्प्लॉइज के साथ 169 टाउन हॉल्स किए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, अपना विजन समझाने के लिए, और बिल्कुल बेसिक तरीके से अपना एक री इंट्रोडक्शन किया और फिर से अपने आप को शुरू किया। उन्होंने इंप्लॉइज, कस्टमर्स, ट्रैवल एजेंट सबसे इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम समझने की कोशिश की और रिजॉल्व करने की कोशिश की। कुछ बातें थी जो ओयो के फेवर में बाय द वे थी। ओयो के पास अभी भी साइजेबल इन्वेंट्री थी और उसके कई होटल्स वो ऑपरेट कर रहे थे। इसके टफ टाइम पर भी ओयो के पास करीबन $1 बिलियन कैश रिजर्व था। बहुत काम आता है जब आपका आपदा के समय आपके पास पैसे हो। ओयो के फाउंडिंग टीम मेंबर्स भी उनके साथ जुटे रहे उस टाइम पर, जिस टाइम पर अगर आप देखें फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला जैसे बुरे टाइम पर लोग टॉप मैनेजमेंट छोड़ के चले जाती है, ओयो के साथ वैसा नहीं हुआ था। रितेश ने आइडेंटिफाई किया कि ओयो की सबसे बड़ी इशू है ग्रीवांस रिट्रेसल की, यानी कस्टमर कंप्लेंट्स की। ये छोटी सी बात भवेश अग्रवाल जैसे लोगों को समझ में नहीं आई अभी तक, और वो अभी भी लोगों को गलियाते हैं अगर वो प्रॉब्लम लेकर आते हैं। रितेश क्लेम करते हैं कि यो चैटबॉट से करीबन 3/4 इश्यूज ऑनलाइन रिजॉल्व होने लगी ऑटोमेटिकली, और सिर्फ एस्केलेशंस जो आती हैं वो उनके कॉल सेंटर्स के पास आई जहां ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी ओयो में, जब कस्टमर रिसेप्शन पर लास्ट मिनट बुकिंग नहीं कर पाते थे। ओयो ने टेक्नोलॉजी की मदद से यह प्रॉब्लम भी सॉल्व की।
प्राइसिंग एक कंसर्न था। होटल में ओयो के बुकिंग वाले कस्टमर्स को प्राइसिंग की वजह से मना कर दिया जाता था। रितेश ने इसके लिए ओनर्स को टैरिफ 10% बढ़ाने की गारंटी भी दी, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी कि आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ओयो ने अपने चीप टैरिफ वाले स्ट्रैटेजी को बदल डाला। शायद टाटा नैनो से यह बात भी उनको समझ में आ गई कि एस्पिरेशनल इंडियंस को या दुनिया भर में भी लोगों को सस्ता नहीं, वैल्यू फॉर मनी चाहिए होता है। जो पैसा दे रहे हैं, माने जो भी आप फैसिलिटी दे रहे हो उसका सही दाम लो, और सस्ता काम किसी को खराब नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा चेंज जो आया, ओयो ने अपने सपनों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया। ओयो एक समय पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल चेन बनना चाहता था। एम बस यही है, मैरियट के साथ हम कंपीट करेंगे। लेकिन फिर रितेश ने रियलाइज किया कि यह सही ड्रीम नहीं है। अपने कंपनी को आप एक टेक प्लेटफॉर्म की तरह उसको पोजीशन उसका चेंज किया, कस्टमर सर्विस को फोकस किया, ना कि सिर्फ हम सबसे बड़े बनेंगे। तो एंड में इस सब का हुआ क्या? ओयो को फायदा मिला क्या? यह कंपनी अब बच जाएगी? Booking.com में ओयो के रूम्स को लेकर यूजर एक्सपीरियंस का एक सर्वे हुआ। नवंबर 2019 तक सिर्फ 20% यूजर 6+ की रेटिंग देते थे। Booking.com फिर कहती है कि मार्च 2020 तक यह रेटिंग गिरकर, 6+ वाली रेटिंग गिरकर सिर्फ 11% हो गई। ये सारे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के बाद पोस्ट कोविड 6+ वाली रेटिंग बढ़कर 36% तक हो गई। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जब रिजल्ट्स आए तो उसने भी लोगों को सरप्राइज किया। पिछले 8 क्वार्टर में कंसेक्यूटिवली लॉस करने के बाद ओयो अब अपने आप को प्रॉफिट में पाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 229 करोड़ डिक्लेयर किया है, जो खुद रितेश अग्रवाल के 100 करोड़ के प्रॉफिट एस्टिमेट से ज्यादा है। आज के समय ओयो $525 मिलियन में कैश डील में ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट से G6 हॉस्पिटैलिटी एक्वायर कर रहा है। मोटेल 6 की फ्रेंचाइज नेटवर्क करीब $1.7 बिलियन का ग्रॉस रूम रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन ओयो के इंटरनेशनल बिजनेस को अब थोड़ा सा और स्ट्रांग कर देगा, उनके बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा ग्रीन में ले आएगा। रितेश ने वो सब कुछ गलतियां की हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं। हंगर फॉर एक्सपेंशन, ओवर द टॉप फंडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, पर कुछ गलतियां नहीं भी की हैं जो दूसरे काफी सारे फाउंडर्स करते हैं। नंबर 1, एरोगेंस। रितेश के सक्सेस ने अभी तक, जहां तक हमें दिखता है, उनके सर पर यह बात नहीं गई है। चाहे वो शार्क टैंक पर आप उनका बर्ताव देख लीजिए, पर्सनल इंटरव्यूज देख लीजिए, उनके सक्सेस ने उनके एटीट्यूड को चेंज नहीं किया है। शायद इसीलिए कस्टमर सर्विस के वैल्यू को वो समझ पाए। दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स शायद आज भी वो बात नहीं समझ पाते हैं। रितेश ने बिजनेस में जो एक अपना सपना था उसका हद समझा। वो जान गए थे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल चेन बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एफिशिएंट होटल चेन बनना, और उन्होंने अपना एम चेंज किया। एयरटेल के सिम को बेच कर रितेश ने जो बोर्ड्स लगाने की मार्केटिंग टेक्निक सीखी थी, वो कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है और कितनी इंपैक्टफुल है, अब आपको ओयो में समझ में आता है। और उनके बोर्ड आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। और रेजिलियंस तो बहुत जरूरी है। जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो रही थी कोविड के समय पर, उस समय रितेश ने अपना आपा नहीं खोया, बिजनेस पर अपना ध्यान लगाया और कगार से बिजनेस को बचाया, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स अभी उसका रास्ता आगे जाकर आसान है। चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। यूएसए में ब्रांड तो आपने एक्वायर कर लिया, लेकिन जहां भी ओयो ने अपने आप को ऑर्गेनिकली बिल्ड करने की कोशिश की है, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, वहां सक्सेस नहीं मिला है। इनफैक्ट ओयो का लगभग पूरा जो प्रॉफिट है दुनिया भर में, वो सिर्फ यूरोपियन ऑपरेशन से अभी आ रहा है। लेकिन कम से कम फाउंडर तो एक है जो कमर कस के काम करने को तैयार है, बिना किसी एरोगेंस के, बिना किसी शो के। वैसे हम रितेश के बारे में यहां क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने काफी और स्टार्टअप फाउंडर्स को भी प्रोफाइल किया है। आप देखिएगा आराम से, विजय शेखर शर्मा के साथ क्या हुआ, बाइजू रविंद्रन के साथ क्या हुआ, अश्नीर ग्रोवर के साथ क्या हुआ, इन सबको हमने देशभक्त पर प्रोफाइल करके रखा है और पाया है कि कम से कम कुछ आशा है रितेश अग्रवाल से। आपको क्या लगता है कि ओयो बच पाएगा? आपको कौन सा और बिजनेसमैन चाहिए जिसे एक डिटेल्ड प्रोफाइल हम करें? यहां देशभक्त पर जरूर बताइएगा, हम उसकी भी कोशिश जरूर करेंगे। मोर एपिसोड्स कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड।